नमस्कार। टैगोर पीजी कॉलेज आई ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे शुंग और सातवाहन काल को हमने पढ़ लिया था और उसके बाद हम देखते हैं कुषाण काल को। कुषाणों का जो कबीला है वो है यूची कबीला और यूची कबीले के कुषाण थे और वो भारत में आए और उन्होंने अपना साम्राज्य वो स्थापित किया। और इस काल का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ कनिष्क। हम सब जानते हैं कि कनिष्क ने विजय यात्राएं की और बौद्ध धर्म का विकास भी उसने किया, तो उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज हम इसी कुषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। तो कुषाण काल यानी कुषाण कौन थे? यूची कबीले के थे और ये भारत में। तो पहला इसका शासक है वो है कुजुल कडफिसस। पहला कौन सा शासक है? कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस ने हर्मियस के काल में धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता की ओर वो बढ़ा, क्योंकि जो कुजुल कडफिसस के जो सिक्के हैं, तो कुजुल कडफिसस ने किसके सिक्के चलाए? तांबे के सिक्के चलाए। तांबे के सिक्के चलाए और हमें ध्यान रखना है केवल तांबे के सिक्के ही उसने चलाए हैं। और तांबे के सिक्कों पर किसकी आकृति मिलती है? हर्मियस की आकृति मिलती है। तो हमें इस बात का पता चला कि ये जरूर हर्मियस के अधीन कभी न कभी रहा होगा, इसीलिए उसके सिक्कों पर हर्मियस की आकृति हमें मिलती है। कुजुल कडफिसस के बाद आगे वाला शासक आया, उसका नाम है विम कडफिसस। तो विम कडफिसस था, उसने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया और कुषाण सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक मानते हैं, कुषाण सत्ता का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, वो किसको मानते हैं? विम कडफिसस को मानते हैं। और विम कडफिसस ने सिक्कों में भी सुधार किया और उसने क्या किया? सोने के सिक्के भी चला दिए। सोने के सिक्के, अब ये सोने के सिक्के उसने चलाए, तो ये विशुद्ध रूप से चलाए गए सिक्के थे और पहली बार भारत में शुद्ध सोने का सिक्का है वो किसके द्वारा चलाया गया? विम कडफिसस, जो कि कुषाण का शासक था, उसके द्वारा चलाया गया। तो सोने के सिक्के उसने चलाए। उसकी भागवत धर्म में आस्था थी और इसीलिए हम देखते हैं कि ब्राह्मणवादी धर्म में आस्था थी और इसने एक उपाधि भी धारण की थी। और उस उपाधि कौन सी थी? माहेश्वर की उपाधि इसने धारण की। अब जो माहेश्वर की उपाधि धारण की, तो भगवान शिव का भी ये उपासक रहा होगा। तो इसके सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है कि उसके सिक्के पर किसके निशान थे? शिव, त्रिशूल, नंदी। तो ये अंकन है वो विम कडफिसस के सिक्कों पर हमें मिलता। विम कडफिसस के बाद आगे वाला शासक आया, जो कि कुषाण काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था और उसका नाम है, क्या नाम है? कनिष्क। तो कनिष्क शासक बना। तो कनिष्क का जो काल है उसको निर्धारण करने में बड़ा विवाद हुआ और ऐसे में इतिहासकारों के सम्मेलन पर सम्मेलन हुए। उन्होंने चर्चा की कि कनिष्क का जो राज्यारोहण हुआ उसकी तिथि क्या है। तो क्या हुआ कि 1913 और 1960 दो बार क्या किया गया? लंदन में सम्मेलन बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया? लंदन में सम्मेलन बुलाया गया और इस सम्मेलन में ए अल बासम, इसने ए अल बासम ने ये निर्धारित किया कि कनिष्क का राज्यारोहण है वो कब हुआ? 78 ईस्वी। कब हुआ? 78 ईस्वी में। तो कहाँ सम्मेलन बुलाया गया? लंदन में सम्मेलन बुलाया गया 1913 और 1960 में। और ए अल बासम के नेतृत्व में वहां पर ये निर्धारित किया। बासम साहब ने क्या किया? एग्जैक्ट अपने आंकड़े प्रस्तुत करके और उन्होंने बताया कि 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ है।
अब सर्वसम्मति से उनकी बात को स्वीकार है वो कर लिया गया। इसी कारण हम देखते हैं कि कनिष्क का राज्यारोहण है वो कब हुआ, 78 ईस्वी में राज्यारोहण हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कनिष्क ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कुछ विजय यात्राएं, तो वो विजय यात्रा में हम पहले देखते हैं पाटलिपुत्र की यात्रा। पाटलिपुत्र यानी बिहार के अंदर उसने विजय यात्रा, और विजय यात्राओं में उसने वहां के शासक को परास्त करने के बाद क्या क्या प्राप्त किया, तो महत्वपूर्ण चीजें रहती है यहाँ पर। जंगली मुर्गा, यानी एक अनोखा मुर्गा था, जंगली मुर्गा, और दूसरा बुद्ध का भिक्षा पात्र, महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र, और इसके अलावा तीसरी चीज उसने प्राप्त की वो कि अशोक घोष को, इसको अशोक घोष को। तो अशोक घोष ने बाद में किताब भी लिखी बुद्ध चरित्र। तो 3 चीजें उसने पाटलिपुत्र के शासक से प्राप्त की, एक अनोखा मुर्गा, जंगली मुर्गा प्राप्त किया, बुद्ध का भिक्षा पात्र जो था वो प्राप्त किया, और विद्वान अशोक घोष को उसने प्राप्त कर लिया। तो हम देखते हैं इसकी दूसरी विजय के बारे में। दूसरी विजय में बात करें तो जो उसका सपना था कि मैं मेरे साम्राज्य का विस्तार करूं, तो इसीलिए उसने विजय पर विजय की और आक्रमण की। इसी क्रम में हम देखते हैं चीन के साथ उसके संबंध। अब जो चीनी क्या था, चीनी तुर्किस्तान, तो यहां पर कब्जा करने की जब बात आई, तो यानी जो इस समय राज हुआ करता था हान वंश का, चीन में किसका शासन चल रहा था, हान वंश का या हन वंश का शासन है वहां पर चल रहा था। तो वहां का जो सेनापति था पांचाओ, कौन था, पांचाओ। तो पांचाओ के पास कनिष्क ने संदेश भेजा कि मुझे हन वंश की राजकुमारी के साथ विवाह करना है। तो पांचाओ ने और जो चीनी सम्राट था उसने मना कर दिया कि हम चीनी राजकुमारी का विवाह आपके साथ नहीं कर सकते। इसलिए बाद में क्या हुआ कि पांचाओ के साथ कनिष्क का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में पांचाओ ने कनिष्क को परास्त कर दिया। ठीक है, तो पहला युद्ध लड़ा गया, तो कनिष्क ने पांचाओ पर आक्रमण किया और पांचाओ ने कनिष्क को कर दिया परास्त। लेकिन थोड़े समय बाद ही पांचाओ की जब मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों से कनिष्क ने दोबारा आक्रमण करके और उसके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तो ये क्षेत्र हम मध्य एशिया का मान सकते हैं। कहाँ मान सकते हैं, मध्य एशिया का क्षेत्र मान सकते हैं। तो कनिष्क ने दोबारा वहां पर अधिकार कर लिया। जिस प्रकार कौन कौन से क्षेत्र हैं, कासगढ़, यारकंद और खोतान, कासगढ़, यारकंद और खोतान, ये क्षेत्र कनिष्क ने चीनी तुर्किस्तान से प्राप्त कर लिए। और पहली बार उसने क्या किया, पहली बार अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की, अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, तो प्रथम बार अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई, कनिष्क के द्वारा की गई। और इससे पहले हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया था। तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। जब हमने पढ़ा था कि सेल्यूकस निकेटर का 305 ईस्वी में आक्रमण हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को जब परास्त कर दिया, तो ये जानकारी हमें एपियानस देता है। और जो संधि हुई उस संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर ने एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेलोपोनेस टाइप के जो प्रदेश थे वो दे दिए। मैक्सिनीज आ गया भारत में और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको 500 हाथी गिफ्ट में दे दिए वापस, और एक अपनी पुत्री सेल्यूकस निकेटर ने
अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था, तो वो शादी थी, वो पहली अंतर्राष्ट्रीय विवाह था चंद्रगुप्त का। तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की जो स्थापना की है वो किसने की है? कनिष्क ने की। तो कनिष्क ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना कर दी। अब हम देखते हैं कि उसका जो साम्राज्य था वो कहां कहां तक फैल गया। तो उसका साम्राज्य उत्तर में हम बात करें तो कश्मीर और दक्षिण में है विंध्य पर्वत। कौन सा? विंध्य पर्वत। पूर्व में बात करें तो बिहार यानी पूर्वी यूपी और बिहार के क्षेत्रों तक उसने अधिकार कर लिया। और पश्चिम में बात करें तो उत्तरी अफगानिस्तान तक का उसका क्षेत्र था। अफगानिस्तान तक का क्षेत्र उसके अधिकार में था। तो ये कनिष्क का साम्राज्य था। उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में पूर्वी यूपी यानी बिहार तक का क्षेत्र और पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान का क्षेत्र कनिष्क के कब्जे हुआ करता था। तो उसके बारे में हमें एक जानकारी भी मिलती है कि वो कहता है कि मैंने उत्तर को छोड़कर के तीनों दिशाओं को अपने कब्जे में कर लिया, यानी तीनों दिशाओं में उसने साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो उत्तर में क्यों नहीं किया? क्योंकि पांचालों से उसे पराजय तक होना पड़ा था, तो इसलिए। अब इस पूरे के पूरे साम्राज्य की राजधानी है वो कहाँ थी? वो थी पुरुषपुर पेशावर। कहाँ थी? पुरुषपुर पेशावर। और कुषाण सत्ता का जो केंद्र है वो मथुरा भी बाद में बन गया था। तो इस समय पुरुषपुर पेशावर में उनकी राजधानी थी और पुरुषपुर पेशावर में ही कनिष्क ने अपने चैत्य का निर्माण करवाया था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कनिष्क चैत्य बोलते हैं। और कनिष्क चैत्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर क्या है? लोहे का छत्र है। क्या है? लोहे का छत्र है। तो कनिष्क चैत्य कहाँ है? पुरुषपुर पेशावर में, और यहाँ पर लोहे का छत्र है। उसके बाद हम देखते हैं कि कनिष्क के काल में और क्या कुछ हुआ। तो कनिष्क के काल में उसने विद्वानों को भी संरक्षण दिया। और विद्वानों में हम बात करें तो पहला हमने देखा कि पाटलिपुत्र की जब उसने विजय की तो पाटलिपुत्र की विजय से उसने क्या प्राप्त कर लिया? अशोक घोष उसके दरबार में विद्वान आ गए। इसके अलावा नागार्जुन है और सरक हैं, तो ये उसके दरबार में रहा करते थे। वसुमित्र भी रहा करता था। तो ये विद्वान किसके? कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। तो कौन कौन से विद्वान है? अशोक घोष, नागार्जुन, सरक, वसुमित्र और संरक्षक, ये उसके दरबार में रहा करते थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अब हम बात करते हैं कि कनिष्क का जो झुकाव है वो किस तरफ था? बौद्ध धर्म की तरफ था। किस धर्म की ओर? बौद्ध धर्म की तरफ कनिष्क का झुकाव था। और बौद्ध धर्म की जो हमने देखा कि चौथी जो बौद्ध संहिता हुई, तो चौथी बौद्ध संहिता वो किसके काल में हुई? कनिष्क के काल में हुई। और वो कहाँ पर है? कुंडलवन कश्मीर। कहाँ हुई? कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध समिति हुई। और इस समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था? वसुमित्र। ठीक है, तो वसुमित्र था चौथी बौद्ध समिति का। और इस समिति में हीनयान और महायान दो भागों में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान। तो कहने का अर्थ है हीनयान और महायान क्या है? हीनयान क्या मानते हैं कि जो प्राचीन परंपराएं महात्मा बुद्ध ने जो चलाई है, वास्तविक रूप से प्राचीन परंपरा, उन्हीं पर हमें रहना है। लेकिन महायान संप्रदाय क्या कहता है कि समय के साथ जो भी नवीन परिवर्तन है वो हमें करना है, वो हमें नवीन परिवर्तन करना है, इसलिए वो महायान। ठीक है, तो दो भागों में हीनयान और महायान की सिर्फ चौथी बौद्ध संहिता में बंट गए, कुंडलवन कश्मीर में और अध्यक्षता कर दी वसुमित्र में। ठीक है, तो ये किसके काल में हुई? प्रथम शताब्दी ईस्वी में कनिष्क के काल में हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कुषाण लोग थे, कुषाण लोग क्या किया करते थे? अपनी उपाधि उन्होंने देवपुत्र खुद को बोला करते थे। क्या बोलते थे?
देवपुत्र। और ये चीज उन्होंने किससे, चीनियों से ग्रहण की थी। किससे ग्रहण की, चीनी लोगों से, क्योंकि चीनी जो राजा थे वो खुद को क्या बोला करते थे, स्वर्गपुत्र बोला करते थे। और इनसे प्रेरणा लेकर के और कुषाण काल के जो शासक थे वो खुद को क्या बोला करते थे, देवपुत्र बोला करते थे। अब उसके बाद दूसरा जो रोमन शासक हैं, जो रोमन शासक हैं उनसे प्रेरणा लेकर के और कुषाण वंश के जो शासक थे उन्होंने अपने जो पूर्वज थे, यानी अपने से पहले वाले शासक है जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो उनका क्या है कि समाधि बनाया करते थे और उनकी पूजा किए, यानी जिनको हम देव ग्रह या देवकुल बोल सकते हैं, तो उनकी पूजा किया करते थे। तो ये प्रेरणा उन्होंने रोमन शासकों से ली और देवपुत्र की उपाधि उन्होंने चीनी शासकों से ग्रहण की, क्योंकि वो खुद को स्वर्गपुत्र कहते हैं चीनी, इसलिए ये देवपुत्र कहलाए। तो अब देवपुत्र कहलाए, इससे हमारे सामने एक बात और भी निकल करके सामने आ जाती है कि ये हो सकता है कि देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को मानते हैं। इसके देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को मानते हैं, ठीक है। उसके बाद कनिष्क की जब मृत्यु हुई, तो कनिष्क की मृत्यु कैसे हुई कि वो अभियान पर जा रहा था और कनिष्क रास्ते में बीमार पड़ गया और बाद में उसके सैनिकों ने मुग्धरों से पीट करके उसकी हत्या कर दी, ठीक है, क्योंकि मुग्धरों से तो दबाया जाता है और उसे पीट करके उसकी हत्या कर दी। उसके बाद हम देखते हैं कि वशिष्ठ शासक बना, लेकिन उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। उसके बाद शासक बना हुविस्क। हुविस्क का जो काल आया, तो हुविस्क के काल में जो पुरुषपुर पेशावर के अंदर कुषाणों की जो सत्ता कायम थी, वहां से वो सारा प्रशासन चलाते थे, उनकी राजधानी थी। अब वो के अंदर हट करके कहाँ आ गया, वो आ गया मथुरा। तो अब राजधानी के रूप में ये परिवर्तित हो गया और हुविस्क ने क्या किया कि मथुरा में निर्माण कार्य भी करवाया। तो धीरे धीरे मथुरा है वो कुषाणों का केंद्र है वो बनने लगे, ठीक है। तो ये हुविस्क के काल की बात। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे आने वाले शासक इतने शक्तिशाली शासक नहीं थे। जिस प्रकार हम बात करें कि वासुदेव प्रथम आया और उसके बाद कनिष्क द्वितीय आया और उसके बाद वासुदेव द्वितीय आया। तो जो कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क द्वितीय, तो कनिष्क जो द्वितीय था उसने खुद को सीजर या केसर की उपाधि दी थी। सीजर या केसर की उपाधि उसने धारण की थी। किसने? कनिष्क द्वितीय ने सीजर या केसर की उपाधि भी उसने धारण की, क्योंकि ये चीनियों से रोमनों से प्रेरित तो थे, तो उनसे क्या किया, सीजर रोमन शासकों उपाधि धारण किया करते थे, तो इसलिए उन्होंने कनिष्क ने द्वितीय ने सीजर या केसर की उपाधि धारण की। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वासुदेव। अंतिम शासकों ने वासुदेव था और अंतिम शासक वासुदेव को किसने परास्त कर दिया? ससेनियन जो शासक थे, जो ससेनियन शासक थे, उन्होंने वासुदेव द्वितीय को परास्त कर दिया और कुषाण सत्ता का अंत कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण चीज है जो कि कुषाण काल में चली, उसमें है ये जो शासक थे वो शाही और सहानुशाही की उपाधि है वो धारण किया करते। किसकी? शाही और सहानुशाही की उपाधि है वो धारण किया करते थे। तो शाही का अर्थ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सामंत से है और सामंतों का नेतृत्व करने वाला कौन हो गया? सहानुशाही, यानी उनका मालिक हो गया। तो ये उपाधियां भी कुषाणों ने चली। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो कनिष्क हैं, कनिष्क के जो सूबेदार हुआ करते थे, जैसे खरप्लान है, वनस्पर है, तो ये लोग क्या है कि इस तरह की उपाधियां धारण किया करते थे। तो ये सामंत के समकक्ष है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो सामंत शब्द का प्रयोग है वो अश्व घोष की
जो बुद्ध चरित है, अशोक घोष ने किताब लिखी बुद्ध चरित। तो अशोक घोष की जो बुद्ध चरित है उसमें पहली बार सामंत शब्द का प्रयोग है वो किया गया। और एग्जैक्ट रूप से हम देखें तो जो सामंत प्रथा है वो धीरे धीरे कहाँ से चलनी प्रारंभ होगी, तो वो कुषाण काल से चलनी प्रारंभ हो गई। और उसके बाद हम देखेंगे कि धीरे धीरे विकेंद्रीकरण होते होते गुप्त काल में बिल्कुल विकेंद्रीकरण हो गया, बहुत सारे सामंत आ गए। जिस प्रकार हमने बात की कि जो सातवाहन काल था उस काल में जो भूमि अनुदान है वो ब्राह्मणों को और मंदिरों को दी जाती थी, जिन्हें अग्रहार बोला जाता था। तो वो अब क्या था, बढ़ करके गुप्त काल में भी और अधिक हो गया, जिससे विकेंद्रीकरण के विकास में या उसको बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई। तो ये गुप्त काल कुषाण काल में हुआ है। दूसरा हम देखें तो कुषाण काल में द्विराज्य की प्रथा, द्विराज्य यानी जिसको हमने द्वैध शासन भी बोलते हैं। कहने का अर्थ है कि दो राजा एक साथ है, दो लोग एक साथ है शासन किया करते थे, दो लोग एक साथ है शासन किया करते थे। तो कुषाण जो शक लोग थे उनमें क्या है कि ये एक नई प्रथा था कि दो लोग एक साथ शासन है वो किया करते, क्योंकि अगर पिता का शासन है तो बेटा उसमें हाथ बटाता था, तो दो लोग हैं वो एक साथ शासन है वो किया करते थे। ये सारी की सारी बातें थी कुषाण काल की। इसके अलावा हम बात करें तो उस काल में दो शैलियां भी प्रचलित हुई। जिस प्रकार हम देखते हैं कि कुषाणों ने शैलियों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बौद्ध धर्म का जो विकास किया, ठीक है। तो उसमें हम देखें तो दो शैलियों में एक तो हुई मथुरा और दूसरी गांधार। एक तो है गांधार और दूसरी है मथुरा। क्योंकि उत्तर गांधार बात करें तो उत्तर पश्चिम में इनकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी, जहां भी उसने निर्माण कार्य करवाया, तो वहां का क्षेत्र ले सकते हैं। मथुरा में इनकी जो राजधानी मथुरा थी, तो वहां पर जो भी संस्कृति का विकास हुआ, जिन संस्कृतियों का, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो गांधार शैली और मथुरा शैली, गांधार शैली में जो मूर्तियां बनेगी वो क्या है, आधुनिक रूप में हम उनको ले सकते हैं। जिस प्रकार उन्होंने क्या किया, सलेटी पत्थर का प्रयोग किया, और यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, बलुआ पत्थर। किसका प्रयोग किया गया है, बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। और यहाँ पर जो बुद्ध हैं, बुद्ध की जो मूर्तियां बनी वो बैठे बुद्ध की मूर्ति है, बल्कि मथुरा में खड़े बुद्ध की मूर्ति है, ठीक है। तो बैठे बुद्ध और खड़े बुद्ध की। और ये जो गांधार शैली है ये इसमें आध्यात्मिकता नहीं है, इसमें आध्यात्मिकता नहीं है, बल्कि जो मथुरा शैली है वो आध्यात्मिकता की तरफ ज्यादा ध्यान आकर्षित करती है। इस पर विदेशी प्रभाव है, लेकिन जो मथुरा शैली है उस पर स्वदेशी प्रभाव है। मथुरा शैली पर स्वदेशी प्रभाव है और गांधार शैली पर विदेशी प्रभाव है। इसलिए हम देखते हैं कि जो बुद्ध की एक मूर्ति के रूप में अंकन है वो पहली बार कहाँ किया गया, मथुरा के अंदर बुद्ध की पहली मूर्ति है वो बनाई गई। लेकिन हम सर्वाधिक मूर्तियों की बात करें तो सर्वाधिक मूर्ति है वो गांधार शैली के अंदर बनाई गई। तो ये था कुषाण काल, बाकी हम करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।